हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज लेक्चर 2 है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर। ये 71st मेंस की सीरीज है। ठीक है, इसमें जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने करा। ठीक है, और क्या करा साथ में, तो इंडस वाटर जो ट्रीटी है, इंडस वाटर जो ट्रीटी अबेंस हुई, तो उसको हमने कंप्लीट किया। वहां पे आपने एक्स्ट्रा जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए होंगे वो आपने लिखे होंगे। तो उसी तरह से आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि 4 न्यू जो लेबर कोड है, 4 न्यू लेबर कोड है, तो 4 नए श्रम संहिताएं। ये बहुत एकदम आप जितना स्टार देना दे लो, या तो ये 38 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर ये 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। बट ये पूछा जाना बहुत मतलब मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, तो ये पूछा जाना इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और नहीं तो आपको 8 मार्क्स में ये भी देखने को मिल सकता है, जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो अभी जो एक कंप्लीट ट्रेड डील नहीं है, इनिशिएटिव है, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई, इंटरिम कह लो, इंटरिम जो ट्रेड डील है, तो वो भी पूछा जा सकता है 8 मार्क में कि क्या इंडिया के लिए क्या बेटर है, नहीं है, क्या इंप्लीकेशंस आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। हम लोग सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। बट हाँ, उससे पहले आप सबसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसकी पीडीएफ आपके साथ एक दिन पहले ही शेयर कर दी जाती है। ठीक, या तो आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए, साथ में जो वीडियो है उसके साथ आप लोग बैठ करके इसको हाईलाइट करते हुए, अंडरलाइन करते हुए, या फिर जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं तो वहां वैल्यू एडिशन करते हुए आप लोग चलिए। प्लस में आप क्या कर सकते हैं, प्लस में अगर आपने हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकते हो। बस उसको अंडरलाइन करते जाइए, फोन में चला के रख लीजिए, टैब में अंडरलाइन करते जाइए, या फिर डेस्कटॉप लैपटॉप पे चला लीजिए और फोन में या टैब में अंडरलाइन करते जाइए, जहां भी आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, तो ये जो 4 नए जो श्रम संहिताएं जो थी, जो 4 न्यू जो लेबर कोड जो थे, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि इसका जो नेशन वाइड रोल आउट करना था 21 नवंबर 2025 तक, और वहां पे ना स्टेट है ना डिले कर रही थी, इसको रोल आउट करने में डिले कर रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि क्यों हम लोग को जरूरत पड़ी कि जो पहले के जो लॉ थे ऑलरेडी थे ना, इससे पहले तो कुछ होंगे, तो आप बोलोगे कि हाँ कितने थे, तो 29 थे। तो यहां पे सबसे पहले हमने अंडरलाइन किया कि 29 लेबर लॉ, मैं चेंज करता हूं कलर इसका, ठीक है, 29 यहाँ पे 29 लेबर लॉ थे, जो कि कब से कब के थे, तो 1930 से 1950 एरा, मतलब ये पुराने कॉलोनियल पीरियड के टाइम के थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये पुराने आउटडेटेड थे, कॉलोनियल टाइम के थे। ठीक है, इनमें दिक्कत थी, कॉम्प्लेक्स था, और क्या था, आउटडेटेड था। तो कॉम्प्लेक्स आउटडेटेड आपने समझ लिया, कॉलोनियल पीरियड आपने समझ लिया। लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, कॉलोनियल पीरियड के टाइम का एरा का था। ठीक है, सबसे आसान से एरा लिख दीजिए। चलिए ठीक है, तो उस एरा का था ये, तो इसलिए इसमें चेंज लाने की बहुत जरूरत थी। ठीक, नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ऐड करना होगा कि उस टाइम पे ना क्या गिग वर्कर का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, पहले के कॉलोनियल टाइम में ना आपका स्विगी, उबर, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो जो भी ऐप है, तो वो सब का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सब कॉन्सेप्ट लैक करता था। तो अभी क्या हुआ कि गिग वर्कर वाई नीडेड, क्योंकि गिग वर्कर जो हुए वो इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, और क्यों जरूरत था, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट था। और क्या था कि जो लॉ जो पुराने थे वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलाइन नहीं थे, तो लैक ऑफ अलाइनमेंट, लैक ऑफ अलाइनमेंट ये दिखा। ठीक है, तो ये सब था। और क्या था, जेंडर बायस्ड था, मतलब कि मेल और फीमेल के जो सैलरी जो थी उसमें भी आपको अंतर दिखेगा। मतलब अगर दो मर्द और पुरुष और महिलाएं अगर साथ में काम कर रहे हैं, दोनों अगर 8-8 घंटे का दोनों का वर्क शिफ्ट है, लेकिन मेल को ज्यादा पैसा मिल रहा था और फीमेल को कम मिल रहा था, तो ये जेंडर बायस्ड था। तो इसलिए वाई पे अगर जैसे ही क्वेश्चन आएगा, आप क्या लिखोगे, खुद से एक डायमेंशन ओपन करके लिख सकते हो
कि वाई 4 न्यू लेबर कोड आर नीडेड। ठीक है, ये आपने लिखा। उसके बाद आप और जोड़ोगे इसमें पॉइंट क्या क्या जोड़ोगे कि इंडिया में ना नियरली 50 करोड़ जो है ना वो वर्कर हैं। ठीक है, और उसमें से 90% कितना, तो 90% इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। 90% किस में काम करते हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आप क्या पॉइंट डालोगे, नेक्स्ट जो पॉइंट, एक ओनली 19%, ये डेटा आना चाहिए, 19% वर्कर हैज हैड सोशल सिक्योरिटी कवरेज इन 2015 में। अभी जो बढ़ करके हो गई वो 64% हो गई है, वो हम लोग बाद में लिखेंगे। बट क्या क्यों जरूरत पड़ी, अभी हम उस पर बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड क्यों नीडेड थे। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी, तो उस पर कि सिर्फ 19% जो वर्कर थे उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होती थी इन 2015 के डेटा के हिसाब से। ठीक, अभी जो हमने गिग वर्कर, जो भी ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब का बात कर लिया। ठीक है, ये सब जो भी, अच्छा माइग्रेंट्स, आपको पता है कि इंडिया में जो इंटर माइग्रेशन होता है विद इन आवर कंट्री, ठीक है, जो माइग्रेशन होता है इंटर स्टेट होता है इंडिया में विद इन इंडिया में, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो आ जाते हैं, तो इंटर जो माइग्रेशन इंडिया में जो होता है स्टेट वाइज जो होता है वो कितना होता है, तो वो 28% होता है स्टेट वाइज। मतलब एक स्टेट मान लो बिहार से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से दिल्ली में, केरला से मान लो कहीं भी पंजाब में, तो उस तरह का जो माइग्रेशन है तो वो इंडिया में कितना होता है, तो 28% है। तो क्या उनके लिए, लेबर के लिए बात करना, उनके डिमांड को लाना, उनके लिए रिफॉर्म्स लाना क्या इंपॉर्टेंट था, तो हाँ आप बोलोगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या थे, जो 29, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया कि जो पहले थे उनको कंसोलिडेट करके कितना कर दिया गया, तो 4 बना दिए गए। कितने से, तो 29 से। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी अंडरलाइन करवाए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होगा वहां पे। ठीक, जैसे यहाँ पे आप जो देख रहे हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो दिख रहा है कि 29 लेबर लॉ, ये जो 29 लेबर लॉ, इनको कंसोलिडेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहले जो आउटडेटेड थे ना, वो पहले तो जो आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता था, मतलब बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, मतलब इंस्पेक्शन होता था, अलग अलग लीगल अनसर्टेनिटी रहती थी। तो ये सब के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी कि जो कॉम्प्लेक्स थे तो उनको शॉर्ट किया जाए। ठीक है, जो आउटडेटेड थे उनको मतलब अपडेट किया जाए। और क्या, जैसे मान लीजिए कोई जो पुराने, जैसे आउटडेटेड मैं बोल रहा हूं, जैसे ये आउटडेटेड कॉलोनियल एरा, तो उस टाइम क्या होता था, फैक्ट्रीज एक्ट चलती थी। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट होती थी, और क्या होता था, ट्रेड यूनियन एक्ट होता था। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट होता था। तो ये सब एग्जाम्पल आप अलग से लिखोगे ना तो वहां पे हाईलाइट करेगा। ठीक है, सिर्फ आउटडेटेड लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कॉम्प्लेक्स बोला मैंने, तो आप वहां पे लिखोगे कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, और क्या करना पड़ता था कि इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा होता था, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती थी कि कहीं ना लाइसेंस कैंसिल हो जाए। ठीक है, इंस्पेक्टर राज था। ठीक, तो ये सब आप पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लोगों का स्टेटमेंट क्या आएगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें स्टेटमेंट क्या था, तो या तो आप नरेंद्र मोदी जी की या फिर अरुण जेटली जी की। अरुण जेटली जी ने बहुत पहले बोला था, एक स्टेटमेंट पास करी थी कि मॉडर्न लेबर लॉ आर इसेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये आप डाल सकते हो, या फिर नरेंद्र मोदी जी की जो स्टेटमेंट है कि लेबर रिफॉर्म्स एम टू इंश्योर डिग्निटी ऑफ लेबर वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये भी आप डाल सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो आपको डालना चाहिए ना, वो मैं एक्स्ट्रा में आपको लिखा देता हूं यहां पे कि लेबर आर द रियल सोर्स ऑफ वेल्थ। देखो कितना ही शॉर्ट है और क्रिस्प और कंसाइज है। और ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया। तो ठीक है, ये कितना शॉर्ट हो गया, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, क्योंकि आपने ऑपरेशन में नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल दे दिया, या बहुत जगह आप दे दोगे नरेंद्र मोदी जी या बाकी भी जो भी इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज होंगे तो उनके आप एग्जांपल दे दोगे, बट इनका भी एग्जांपल आप डाल सकते हो। ठीक,
अब हमने समझ लिया कि क्यों जरूरत पड़ी। अब ऑब्जेक्टिव, जब जरूरत है तो वहीं से हमको समझ में आ जाएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। चार जो ऑब्जेक्टिव्स, जो नए जो लेबर कोड जो लाए गए, तो उसका क्या उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, तो उद्देश्य ये है कि सिंप्लीफाई करिए जो कॉम्प्लेक्स है, अभी हमने ऊपर ना पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सिंप्लीफाई और रेशनलाइज करिए। ठीक है, प्रमोट करिए किसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक्सपैंड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज। आप अभी देखोगे कि इसके बाद आपको पता लगेगा कि नेशनल एक वेज का एक लिमिट भी सेट किया गया है इसमें, तो उस सब पे भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या करता है, इंप्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड वर्कर सेफ्टी। ठीक, ये सब पॉइंट आप लिखोगे। इनकरेज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये लिख दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये शायद मेरे से रब हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या था कि चार जो कोड थे, जो चार जो वेज कोड थे 2000 पहले, जो बहुत सारे मल्टीपल थे, तो उनको कितना कर दिया गया, डिक्रीज करके। मैं पहले लिख देता हूँ, 4, 3 और 9 और यहाँ 13, और ये सबस्यूम्ड है ना, सबस्यूम्ड मतलब सबको सबस्यूम्ड करके कितना बना दिया गया। तो ये टोटल अगर ऐड करोगे आप यहाँ पे, ये टोटल 4 + 3 7 हो गए, 7 में 13 जोड़ोगे कितने होंगे, 20 और 9 29। तो टोटल 29 से कितना सबस्यूम्ड करके, कितना डिक्रीज करके कर दिया गया, कितना, तो टोटल कर दिया गया सिर्फ 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, तो कोड ऑन वेजेस 2019, इनके बारे में समझेंगे, आपको ये याद करना होगा ये। ठीक है, कोड ऑन वेजेस 2019, इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये सारे चारों जो आपके जो न्यू लेबर कोड्स हैं, तो वो आपको एग्जाम में ये याद करके, रट्टाफिकेशन करके आपको ये वहां पे लिख करके आना होगा। इसका जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ के निकल करके आएगा क्या, कि हम लोग जो ये चार न्यू लेबर जो कोड है, इसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहला जो लाया गया कोड ऑन वेजेस, तो इसमें क्या किया कि मिनिमम वेज पहला तो फिक्स किया गया, किसके लिए, एक लीगल राइट बनाया गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस नेशनल फ्लोर वेज, और स्टेट चाह करके भी इसके बिलो नहीं जा सकती है, स्टेट अगर चाहेगी भी तो इसके बिलो नहीं जा सकती, तो नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट आपका ये सब पॉइंट एकदम एग्जाम में दिखना चाहिए। ठीक, उसके बाद 50% वेज रूल, जो कि बेसिक जो है ना, डियरलेंस अलाउंस प्लस में ऐड करके सैलरी के साथ, तो वो इंपैक्ट करेगा किसको, ग्रेजुटी को इंपैक्ट करेगा। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट इसमें निकल करके आता है, क्या पॉइंट जो निकल करके आता है, जिसको आप DPASP जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके साथ भी आप लिंक कर सकते हो। यहाँ क्या, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब क्या हो गया आपका, इंश्योर टाइमली वेजेस, तो आर्टिकल नंबर 39, या आप लिंक कर सकते हो आर्टिकल नंबर 39 या फिर 43 का A, तो इसके साथ आप लिंक कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक, नेक्स्ट प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसमें क्या बात कर रहा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा विथ फुल बेनिफिट। मतलब जो पहले ना अर्लियर क्या होता था कि 5 साल के बाद ही आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होगे, लेकिन अब ग्रेजुएटी कब, कितने टाइम के बाद मिलेगी, तो 1 साल के बाद ही आपको मिलने लग जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप अंडरलाइन करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा कंपनी के लिए है कि जो रिट्रेचमेंट जो किया जाता था, मतलब कि जैसे आपको ले ऑफ करना है, ठीक है, तो रिट्रेचमेंट का मतलब क्या होता है कि रिट्रेचमेंट परमिशन, मतलब अगर आपको किसी कंपनी में ले ऑफ करना है, तो आपको उससे पहले, ले ऑफ करने से पहले गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो रिट्रेंचमेंट परमिशन पहले क्या था कि 100 सिर्फ मतलब लोगों के लिए था। अर्लियर कितने लोगों के लिए था कि 100 अगर आपके पास लोग होंगे तब आपको, मतलब उससे ज्यादा अगर होंगे तो आपको क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर आपको कोई रिट्रेचमेंट की जरूरत, मतलब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास
300 या उससे कम जो आपके पास अगर वर्कर हैं तो कोई जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि 100 वर्कर भी आपके पास है तो अगर उससे ज्यादा है तो क्या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी निकालने से पहले, ले ऑफ करने से पहले। लेकिन अगर अभी आपके पास क्या 300 अभी टोटल अगर वर्कर्स का स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आपको उनको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरत नहीं होगा। उसके बाद ट्रेड यूनियन रिकॉर्गनाइजेशन जो है, जिसको पहचाना जाएगा कि कौन सा ट्रेड यूनियन बनेगा, तो उसके लिए 51% रूल लाया गया। इसमें क्या होगा ना कि जैसे सिंगल निगोशिएशन यूनियन बन के आएगा। इससे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, इसमें कुछ लोगों ने मिलकर कि ये ग्रुप बना लिया, कुछ लोगों ने ये और कुछ लोगों ने ये, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि मैं भी ट्रेड यूनियन हूं, ये भी ट्रेड यूनियन कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं ट्रेड यूनियन। बट इसमें पहचाना किसको जाएगा? सिर्फ तो जिसके पास भी 51% सपोर्ट होगा उसी को सिर्फ ट्रेड यूनियन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा और किन्हीं को नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पॉइंट, यहां पे आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है कि 14 डेज पहले प्रायर आपको नोटिस भेजना होगा। अगर आप स्ट्राइक पे जा रहे हो तो 14 दिन पहले आपको प्रायोरिटी बेसिस पे, प्रायर बेसिस पे आपको ये सबमिट करना होगा। उसके बाद आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं, लेकिन आपका जो वो स्ट्राइक के बीच का जो पीरियड होगा 14 दिन का, वहां पे आप स्ट्राइक नहीं ले सकते। जिस दिन आपने सबमिट किया, ठीक है, तो प्रायर आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी बेसिस पे, मतलब जो भी स्ट्राइक करना चाहते हैं तो जा करके वहां पे सबमिट कर दें पहले ही, और उसके बाद फिर 14 दिन का वेट करना है। उसके बाद आप चाहो तो स्ट्राइक कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को निकाला जाता है, रिट्रेस्ड वर्कर्स को कोई भी ले ऑफ किया जाता है, और रीजन क्या होंगे ले ऑफ के? कोई अगर मान लीजिए आपकी कंपनी सही से नहीं चल रही है, मतलब इकोनॉमिक कोई दिक्कत है, या फिर आपके टेक्निकल कोई दिक्कत है, या कंपनी में आप रीस्ट्रक्चरिंग चेंज ला रहे हो, तो उसमें अगर आप ले ऑफ कर रहे हो, मतलब निकाल रहे हो वर्कर्स को, जो अभी कितना कर दिया गया है, 300 कर दिया गया है, जो यहाँ लिमिट आप देख रहे हो 300, तो उसको क्या 15 दिन का आपको पैसा देना होगा। किसके लिए? कि ताकि वो रीस्किलिंग कर पाए। ठीक है, तो रीस्किलिंग फंड के रूप में 15 डेज का आपको उसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और जो यहाँ हमने जो अभी देखा कि अलग अलग 51%, यहाँ पे हमने देखा कि 51% मेंबर रूल जो है, तो उसमें क्या है कि आप जो भी ट्रेड यूनियन होगा वो 51 जिसका भी परसेंटेज अगर हो जाएगा तो वही ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि सिंगल जो निगोशिएशन यूनियन बन के उभरेगा, और जिससे क्या डिस्प्यूट जो होंगे वो फास्ट रिजॉल्व होंगे। और इसमें कहा भी गया है क्या कि 45 दिन के अंदर में टाइम बाउंड मैनर में आपके क्या डिस्प्यूट रिजॉल्व होने चाहिए। ठीक, अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड ये हमने प्रोविजन देख लिया। अब हम लोग थर्ड पे देखते हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार क्या इंट्रोड्यूस किया गया? गिग वर्कर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, प्लेटफॉर्म माइग्रेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के लिए ये पहली बार लाया गया कोड ऑन सिक्योरिटी 2020। ये क्या करेगा? जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक्सपैंड करेगा क्या सोशल सिक्योरिटी जो कवरेज है वो कितना परसेंट? तो 19% से लेकर के 64% तक ये लेकर के जाएगा, बढ़ा दिया ऑलरेडी। इसके आने से कितना हो गया अब? तो 64% सोशल कवरेज मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हो, प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो इंश्योरेंस होता है, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। इसिक्स का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब इसमें सोचो कि जो भी सोशल सिक्योरिटी या फिर हेल्थ वाला जो भी प्रॉब्लम आता है, मैटरनिटी, सिकनेस, मेडिसिन, तो ये सब किस में देखा जाता है? तो ई6 में। पेंशन, ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज, तो ये सब का ध्यान रखा गया है किसमें? तो प्रोविजन जो हमारा 3 है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक, और क्या है इसमें? तो ई6 है, इसके बारे में पैन इंडिया ये होगा, मैंडेटरी होगा, इवन फॉर वन वर्कर इन हजार्डस जॉब।
ठीक है। एक वर्कर अगर हजार्डस जॉब में है तो पहले तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि कोई कमेटी बिठाई जाएगी, वहां कमेटी में भी वहां देखा जाएगा कि नहीं इसके लिए प्रॉपर सब कुछ है, इक्विपमेंट है, सब कुछ है, तभी उसको पास किया जाएगा। और एग्रीगेटर कंट्रीब्यूशन कितना से कितना परसेंट देना पड़ेगा, तो 1 से 2% जो भी टर्नओवर होगा फॉर गिग वर्कर वेलफेयर के लिए आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब पॉइंट आप चाहो तो कहां डालोगे, तो वैल्यू एडिशन बॉक्स में आप डाल सकते हो, या फिर आप इसी पेज पे साइड में आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रोविजन नंबर 4 पे आते हैं। क्या है, OASH। ठीक है, OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इंडेक्स वर्क एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ठीक है, इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड तो है ही, सेफ्टी स्टैंडर्ड अक्रॉस इंडिया, और जो ये कमेटी बनेगी, मान लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रहा है, कोई कमेटी बन रही है, ग्रीवांस की कमेटी बन रही है, उसमें ना वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आप लिखिएगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो मैंडेटरी है ना, मैंडेटरी कर दिया गया है कि वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। और क्या है इसमें कि प्रोवाइड फ्री एनुअल, यहां पे देखिए फ्री एनुअल चेकअप फॉर वर्कर्स, कितने एज होने चाहिए, तो 40 साल के ऊपर के कोई भी वर्कर होंगे तो उनको क्या होगा, फ्री चेकअप वहां पे दिया जाएगा। और इससे पहले हमने क्या देखा था कि ऑलरेडी कितना साल का, मतलब 45, यहाँ पे हमने देखा था ना कहीं पे कि 45 डेज के अंदर में ग्रीवांसेस जो भी होंगे, सॉरी ग्रीवांसेस जो भी होंगे उनको ठीक किया जाएगा, मतलब उस पर सुनवाई की जाएगी, डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। तो ये हमने अभी तक यहाँ तक देख लिया, ये सब पॉइंट आप लिखते जाइएगा। ठीक है, मार्केट सेफ्टी कमिटी मैंडेटरी है इन हेजार्डस इंडस्ट्री, इसी में मैं बोल रहा था कि क्या वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। ठीक, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, जो भी नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव किया जाएगा। ये किसके वेलफेयर के लिए ज्यादा किया गया है, तो ये वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। बट यहाँ पे ज्यादा वेलफेयर किनका हो रहा है, ठीक है वर्कर्स का भी हो रहा है, हाँ यहाँ पे भी वर्कर का हो रहा है, बट यहाँ ज्यादा किनका वेलफेयर हो रहा है, तो ये कंपनीज का, इंडस्ट्री का ज्यादा हो रहा है, वेजेस का वर्कर के लिए है मोस्टली। ठीक, अभी तक हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोविजंस थे, सारे प्रोविजंस हमने पढ़ लिए। की फीचर्स क्या है कि यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, एक्सपैंड सोशल सिक्योरिटी, सिंगल रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस, डिजिटल गवर्नेंस और वर्कर सेफ्टी फोकस। तो ये एज इट इज सारे इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड आप देख लो, फीचर्स में आपको लिखना होगा। ठीक, पॉजिटिव से इसका क्या आउटकम क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव में इंप्लीकेशन क्या प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव क्या पड़ेगा, आप खुद सोचो कि पॉजिटिव में अभी देखो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर कैसे होगा, कैसे अब इनको क्या मिलेगा, तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा इनको, तब ये इसके बेसिस पे क्या कर पाएंगे, लोन ले सकते हैं, हाउसिंग एग्रीमेंट करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी क्या हुई, तो एक्सपैंड हो गई 1964, वही सब गिग वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, ये सब के आने से। ठीक, तो उसके बाद सिंप्लीफाइड कंप्लायंस होगा इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी होगा, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होगा। तो ये सब पॉइंट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और वेज का ना प्रोटेक्शन होगा, कैसे होगा प्रोटेक्शन, तो नेशनल जो फ्लोर वेजेस जो एक लाया गया स्टेट के लिए कि आप इसके नीचे नहीं दे सकते हो पैसा, आप चाहो तो इसके ऊपर दे दो, बट मिनिमम एक वेजेस के लिए एक प्रोविजन लाया गया, जहां पे जिसको हमने नाम क्या देखा था यहाँ पे कि नेशनल फ्लोर वेजेस इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, अभी तक हमने सारा पॉजिटिव देख लिया। निगेटिव क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव ट्रेड यूनियन एप्रीहेंशंस, इसमें क्या होगा ना कि लोगों के बीच में फियर आएगा। ठीक है, कि क्या उनका हायरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा या फिर वो फायर कर देंगे ज्यादा, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन डिले बाय द स्टेट, ऑलरेडी इसी के लिए तो मुद्दा उठा है। ठीक है, तो ये डिले होगा बाय द स्टेट, फियर ऑफ डिल्यूजन। ठीक है, मतलब जो वर्कर्स हैं उनका डाइल्यूशन, मतलब जॉब ना चला जाए, नौकरी ना चला जाए, मतलब उनकी फायरिंग ना हो जाए, तो ये चीज के बारे में है। ठीक है, उसके बाद अवेयरनेस
गैप किसके बारे में, तो वर्कर्स के बीच में, आपस के बीच में अवेयरनेस की बहुत कमी है। किन्हीं को पता ही नहीं है कि 29 से 4 कर दिए गए और अब हमारा क्या राइट है इसके बारे में पता ही नहीं है। और जहां ट्रांजिशन होता है चैलेंज फॉर एमएसएमई के लिए आएगा, क्योंकि ये उभरता हुआ हमारा इंडस्ट्री है। ठीक, अब आओगे आप बात करोगे बिहार के बारे में, बिहार का आप लिंकेज के बारे में बात करोगे तो इसमें क्या है कि लार्ज इनफॉर्मल एंड माइग्रेंट वर्कफोर्स का कवरेज होगा। कैसे, तो बिहार में ना, जैसे हमने इंडिया का ऊपर में देखा था, तो बिहार में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 5 से 6 करोड़ जो है वर्कर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं वर्कर्स, बट इसमें कितना परसेंट इनफॉर्मल में काम करते हैं, तो 92% इनफॉर्मल जॉब्स में है। ठीक है, मतलब ये इनका कोई इंश्योरेंस पेंशन ये सब नहीं है। ठीक है, वहां पे दिक्कत है बिहार में, तो इसलिए बिहार के लिए क्यों ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये रीजन आ गया। सेकंड क्या कहता है कि बिहार माइग्रेंट्स लेबर वेलफेयर के लिए रेलेवेंस है। क्यों, क्योंकि बिहार से न हर मतलब अभी के हिसाब से जो उद्यम जो पोर्टल है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे क्या, तो बिहार में 32 के अराउंड या फिर 55 लाख के 60 लाख के अराउंड, 55 से 60 लाख के अराउंड जो क्या है कि वर्कर्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो सेकंड पॉइंट आप ऐड करिएगा बिहार के लिए क्यों रेलिवेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बिहार से ना माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग का कितना माइग्रेशन जो परसेंटेज में कहा जाए तो 30 से 32% माइग्रेट कर जाते हैं। अराउंड कितना, मतलब आप पकड़ लो 55 से 60 लाख लोग माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ से ज़्यादा करते हैं, तो यही सब आप गोपालगंज हो गया, गोपालगंज, और कौन सा सिवान हो गया, और कौन सा आप सारण डाल सकते हो, और मुजफ्फरपुर। ठीक है, इतना ही लिखते हैं, मुजफ्फरपुर। चलिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सब आप एग्जाम्पल अलग से बताओगे। बिहार का आप ये देख रहे हो, फ्लेवर क्रिएट कर रहे हो बिहार के लिए, बिहार का लिंकेज जोड़ना जरूरी है। उसके बाद बाकी जो ये सब पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सिंप्लीफिकेशन, बेनिफिट, तो ये तो होना ही होना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, ये जितने आर्टिकल हैं वो आपको गो थ्रू करने होंगे, आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वे फॉरवर्ड, देखिए बहुत लोग क्या होता है ना कि अभी आंसर लिखते हैं तो वे फॉरवर्ड मिस कर जाते हैं, बट आपको ऐड करना है ना कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग किया जा सकता है, वर्कर के बीच में अवेयरनेस, सोशल डायलॉग स्ट्रेंथ करेंगे, स्टेट का कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करेंगे, और क्या करेंगे, फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन। तो ये सब वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं। कंक्लूजन में इस टाइप का कंक्लूजन कि 4 न्यू लेबर कोड क्या करेगा, मॉडर्नाइज इंडिया लेबर सिस्टम बाय एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरिंग मिनिमम वेजेस, इंप्रूव सेफ्टी एंड बैलेंसिंग वेलफेयर विथ ग्रोथ। तो इस टाइप का आप कंक्लूजन लिख सकते हो। और उसके बाद ये देखो, मेरा जो यहाँ पे कोड नंबर 3 है कि क्योंकि ये नीति आयोग ने दिया है, तो 4 लेबर कोड प्रमोट्स फॉर्मलाइजेशन एंड रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन्स ऑन इंटरप्राइजेस। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो एज अ कंक्लूजन, मतलब कंक्लूड करोगे इस कोट के साथ आप एंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट। ठीक, अभी तक का जितना भी पॉइंट था यहां पे खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक नंबर 4 को देखेंगे। टॉपिक नंबर 4 में क्या है कि इंडिया यूएसए के बीच में ट्रेड डील, जो कि कैसी है, तो इंटरिम ट्रेड डील हुई है, जिसमें अभी हम लोग पे रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो कितना परसेंट लगा है, तो 18%। अच्छा, तो अब कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ के बारे में आपको अगर पता करना है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप टैक्सेज कुछ भी लगाते हो, किस पे, कुछ की जो भी आपके कंट्री में जो भी इंटर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जिस पे भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज पे लगाते हो, तो वो क्या हो गया, आपका टैरिफ। तो क्यों लगाते हैं, वाई क्वेश्चन, जैसे हमने इससे पहले देखा कि वाई लेबर कोड नीडेड, तो क्यों लगाते हैं। पहला है, मैं लिख देता हूं, चलिए इसको, वाई वाला जो पॉइंट है कि क्यों लाते हैं, तो पहला लिखिएगा आप कि टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करेंगे भाई, तो देयर लोकल बिजनेसेस को,
बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे कि टू रेज गवर्नमेंट रिवेन्यू, गवर्नमेंट का रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए टू रेज गवर्नमेंट रिवेन्यू। तो इसके लिए ये किया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है अपने, बट मोस्टली क्या रीजन देते हैं कि लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट ट्रम्प का क्या रीजन है कि लोकल बिजनेसेस तो ठीक है बट हम लोग को रेवेन्यू आएगा, और क्या वो चाहता है ट्रम्प, क्या कि प्रमोट होगा वहां का जो प्रोडक्ट होगा वो अदर कंट्री में, तो इससे और ज्यादा रेवेन्यू आएगा। ये जो बायलैटरल जो ट्रेड है इस पे बातचीत कब, निगोशिएशन कब स्टार्ट हुआ, तो 13 फरवरी। बट यहाँ पे अनाउंस कब हुआ इंटरिम ट्रेड डील, तो 7 फरवरी 2026 को हुआ अनाउंस। यहाँ पे देखो 7 फरवरी, थाला फॉर अ रीजन 7। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर भी कब हुआ है, तो 7 तारीख को ही हुआ है, ठीक है। तो थाला फॉर अ रीजन फिर से यहाँ पे भी 7 देख सकते हो। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या कि एम्ड एट रेसिप्रोकल बैलेंस्ड एंड रूल बेस्ड ट्रेड। इसका मतलब समझ रहे हो कि रेसिप्रोकल, अगर आप मेरे पे 2 लगाओगे तो मैं भी आप पे 2 लगाऊंगा, अगर मेरे पे आप 4 लगाओगे तो मैं भी आपको 4 लगाऊंगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड मतलब कि दोनों कंट्री को इक्वली बेनिफिट दे, किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं हो। रूल बेस्ड ट्रेड मतलब कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके प्रिंसिपल को फॉलो करे, ठीक। और क्या करेगा, फोकस ऑन मार्केट सप्लाई चेन, ये तो नॉर्मल सा जो पॉइंट है, जो भी स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तरफ बढ़ते हुए पहला कदम है। चलिए ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, आप चाहो तो नरेंद्र मोदी जी की, चाहो तो डोनाल्ड ट्रंप की आप डाल सकते हो। अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील में क्या है कि एक्सपेंड करेगा बायलैटरल ट्रेड थ्रू रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस, मतलब इंडिया यूएसए का ट्रेड को अभी जितना है उसको एक्सपेंड करने का बात किया गया है। मतलब फिर से हमारा मोस्ट सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है, टॉप ट्रेडिंग कंट्री के रूप में फिर से कौन निकल के आया, तो यूएसए के निकल के आया। बायलैटरल ट्रेड बढ़े हम लोग का, और थ्रू कैसे, रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस हम लोग देंगे। तो ये सब कीवर्ड आने चाहिए। रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। देखिए टैरिफ तो सबको पता है कि टैरिफ घटेगा, नॉन टैरिफ बैरियर भी घटने पे बात होगा। जब हम लोग इसका प्रोविजन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या नॉन टैरिफ बैरियर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि प्रोटेक्ट सेंसिटिव सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। उद्देश्य है हमारा एमएसएमई को प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा देंगे, जनरेशन होगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक। और क्या करेगा कि सप्लाई चेन को कॉपरेशन में बढ़ावा मिलेगा, स्ट्रेंथन करेगा, और क्या होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, इनहांस होगी विथ कोलैबोरेशन एंड कॉपरेशन। चलिए ये उद्देश्य थे। उद्देश्य आपने देख लिया, कहां कहां देखो, यहां पे ना आप देख रहे हो कि टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, सर्टेन मशीनरीज, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डिकोर, आर्टिजन्स, तो ये सारे कहां आएंगे, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको लिखना होगा, ठीक है। आप कॉमा कॉमा डाल करके भी लिख सकते हो कि इंडिया को कहां कहां गेन मिला, तो इसमें से कुछ भी लिख दोगे तो चलेगा, जैसे मैं टेक्सटाइल। लेकिन यहां पता है अभी क्या कर लिया है, बांग्लादेश ने क्या कर लिया, 0% टैरिफ डील साइन कर ली है, किसके साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए, किसके साथ, यूएसए के साथ। और यहां पे क्या दिक्कत हो रखा है कि इंडिया के लिए कि किस प्रोडक्ट पे जो भी बांग्लादेश जो भी खरीद के लाएगा कॉटन, कहां से, यूएसए से, उस पे उसको 0% टैरिफ पे करना होगा जब वो यूएसए की मार्केट में ही सेल करेगा। तो कितना बड़ा एज मिल गया, सोचिए जहां एकदम माइक्रो पॉइंट का जब मार्केट में कंपटीशन हो, वहां पे आप सोचो कि 18% इंडिया पे करेगा और बांग्लादेश कितना परसेंट करेगा, तो 0%। कौन से, मतलब कॉटन अगर वो यूएसए से खरीद के लाया तो उस पे सिर्फ 18% करेगा। तो यहां पे मेजर चैलेंज आएगा। जब चैलेंजेस के बारे में हम लोग लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि नेबरिंग जो भी कंट्री है या जो भी कंट्री है हम लोग को ये दे रही है, कंपटीशन दे रही है। देखिए चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन है, ठीक है, किसमें, कॉटन एंड टेक्सटाइल में। उसके बाद कौन सा आता है, शायद आता है बांग्लादेश, शायद सेकंड नंबर पे। इंडिया का नंबर 4th या 5th पे आता है, ठीक।
तो इसको हम लोग को बढ़ा करके बांग्लादेश से कॉम्पीट करना, बट यहाँ पे चैलेंजेस ऑलरेडी बांग्लादेश ने हमारे लिए क्रिएट कर दिया। चलिए ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप लोग डाल सकते हैं एक्स्ट्रा में। और यहाँ पे की फीचर्स में बात करेंगे, वही रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रेमवर्क है, नॉन टैरिफ रिडक्शन हो गया, फार्मर प्रोटेक्शन हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन हो गया, एमएसएमई इंटीग्रेशन हो गया। तो ये सारे की फीचर्स आ गए। उसके बाद हम लोग जो मेजर प्रोविजन जो टैरिफ वाले में है, तो इसमें बस इतना रखो कि 18% रेसिप्रोकल टैरिफ कैप्ड किया गया है, किस पे? तो इंडियन गुड्स पे। इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको कलर से कर देता हूं अलग। 18% जो कैप किया गया है यहाँ पे, ये आप ठीक है नोट डाउन कर लिया होगा। और उसके बाद आप क्या करोगे कि जो इंडिया ने जहां एक्सेस गेन किया है, वो अभी जो हम लोग देख रहे थे, ये जो प्रोडक्ट जो देख रहे थे, ये जो टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, सर्टेन मशीनरीज, ऑर्गेनिक, केमिकल, डेकोर, होम डेकोर एंड आर्टिजन नेटवर्क, तो यही सारे यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इंडिया ने मार्केट गेन किया है। चलिए ठीक है, इसके बाद ये आपने डाल दिया नॉन टैरिफ बैरियर को एड्रेस किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है। नॉन टैरिफ बैरियर कैसे एड्रेस होगा कि जो समझिए कि रेपिटेटिव टेस्टिंग जो वहां होता है, मान लीजिए अगर यहाँ का कोई प्रोडक्ट गया, सपोज दैट आपने कोई कैन भेजा, मान लीजिए आप फिश कैन आपने सेंड किया, ठीक है, फ्रोजन फिश कैन, ठीक। अब उसकी क्या होगी ना कि बार बार टेस्टिंग करी जाएगी कि नहीं क्वालिटी वाइज कैसा है, नहीं नहीं इसको क्वालिटी वाइज में छाड़ दो, ये बेटर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, इसने ऐसा सर्टिफिकेशन ले रखा है क्या जिससे मैंने कहा, तो इसमें जो बार बार रेपिटेटिव जो टेस्टिंग करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, दिक्कत पहुंचती है और वो रखे रखे खराब हो जाता है। तो क्वालिटी वाइज भी हम लोग को भी अच्छा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कि बाकी लोग से कंपीट कर पाए, ग्लोबल कंपटीशन जो वहां पे जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम लोग सेट कर पाए, मतलब जो भी डिलीवर कर पाए, है ना। तो यहाँ पे अवॉइड करने की बात किया की गई है कि रिपीटेटिव जो टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो इसको अवॉइड करने की बात करी गई है। अलाइन करने का बात किया गया है, स्टैंडर्ड एंड कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर, कंफर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर के साथ अलाइन करने की बात की गई है, सारा अलाइन स्टैंडर्ड्स के साथ। और उसके बाद जो प्रोसीजर होते हैं वो तो हो गए, उसके बाद क्या क्या कि रिड्यूस प्रोसीजरल डिले, मतलब समझ रहे हो आप लोग, प्रोसीजरल डिले मतलब स्लो वर्क हो जाता है ना, ड्यू टू मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स के कारण आपका डिले हो जाता है ना, तो वो डिले नहीं हो, स्लो वर्क नहीं हो, तो उसके रिड्यूस करने का बात किया गया है। अच्छा, यहां पे देखो आप लिखा हुआ कंप्लायंस कॉस्ट, मतलब आप समझ रहे हो कि जो भी गवर्नमेंट का सारा जो रूल्स है, यहाँ जो प्रोसीजरल क्या हो गया कि स्लो कर देगा वर्क को, और कंप्लायंस कॉस्ट क्या हो ना कि गवर्नमेंट का ये रूल्स है, ये पेपर वर्क है, ये ऐसे करो, तो ये करने में जितना मनी जो स्पेंड होता है वो उसको कहते हैं कंप्लायंस कॉस्ट। तो उसको घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बात करी गई है यहाँ पे। चलिए ठीक है, इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर, तो ये सब पॉइंट आपके आने चाहिए। तो ये सब कीवर्ड है ना, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे मैंने बताया था, शायद ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, तो हमने इसके बारे में बात कर ली। अब देखो टेक्नोलॉजी के बारे में कि वही इंडिया इंक्रीज करेगा ट्रेड ऑफ जीपीयू। अब जीपीयू जानते हो ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो क्या होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, अभी जो आप देख रहे हो गेमिंग हो गया, एआई हो गई, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, तो ये सब में क्या ये सब यूज होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुड्स जो है इसका बात किया गया, डेटा सेंटर, ये सब का, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डालिएगा आप भी, ठीक। ज्वाइंट कॉपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सर्विसेज एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी एंड कमिटमेंट। एनर्जी कमिटमेंट में अब देखो वही है कि इंडिया से कमिटमेंट इन्होंने ले लिया है, ये कि 500 बिलियन का वर्थ का इंडिया क्या करेगी कि यूएस एनर्जी, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी एंड कुकिंग कोल 5 साल में वहां से परचेज करेगी। अब देखिए ये कैसे, अब हमारी रिफाइनरी रेडी है, अब ये यूएसए जो ऑयल है या तो यूएसए का आएगा या फिर कहां से आएगा, वेनेजुएला से आएगा। तो अब देखिए हमारी रिफाइनरी क्या रेडी है ये चीज लाने के लिए। तो इस पे अब ठीक है, हमने कमिटमेंट तो अभी कर दी है
बट जब प्रॉपर जब ट्रेड डील हो जाएगी तब देखेंगे, अभी तो इंटरिम है ना, अभी तो इंटरिम है। चलिए ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि किस पे कंसेशन नहीं दिया गया है। जो सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, नो एंट्री किसके किसके लिए नहीं है, तो फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, सेरेल्स के लिए, मिलेट्स के लिए, पल्सेज, स्पाइसेज, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब के लिए क्या है कि मार्केट हमने क्लोज कर रखी है। ठीक है, चलिए उसके लिए कुछ मतलब आपको नहीं, ये नहीं होगा कि आपको 18% पे ही मिलेगा, हमने ओपन कर लिया सेक्टर तो हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि इंश्योर करा है क्या, फूड सिक्योरिटी, एमएसपी, स्टेबिलिटी, फार्मर इनकम प्रोटेक्शन, तो वही है यहाँ पे। चलिए ये पॉइंट आप लोग डाल दीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्या है कि नो कंसेशन गिवन ऑन सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और नो एंट्री, और ये सारी ये सब डाल दीजिए। ठीक, चलिए उसके बाद अब देखिए कि ट्रेड डील करने का क्या मतलब इम्प्लीकेशन, क्या प्रभाव पड़ा हम लोग पे, क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और क्या निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो पहला आप खुद सोचो कि बूस्ट करेगा क्या, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को बूस्ट करेगा। हाँ, एक्सपोर्ट को ग्रोथ को तो बूस्ट करेगा ही, क्योंकि हमने एफटीए कर लिया है। और चाइना हो गया, यूएसए हो गया, बट चाइना में हम लोग क्या जाते हैं, ट्रेड डेफिसिट में चले जाते हैं, और यूएसए के साथ करते हैं तो क्या, ट्रेड सरप्लस में जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट टू बूस्ट करेगा, एक्सपोर्ट को क्या और बूस्ट करेगा। इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ और ज्यादा होगा। जो अभी जो रुपी का जो वैल्यू डिप्रिसिएट कर रहा है वो धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है, जब हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर आएगा, ऑब्वियस सा बात है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एमएसएमई इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन। हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट, फास्टर मार्केट एक्सेस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद स्ट्रेंथन इंडिया यूएस का जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, निगेटिव में हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्रेशर होगा किस पे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे। आप खुद सोचो अभी क्या हम लोग का इंडस्ट्री रेडी है, नहीं है। कंपटीशन क्या बढ़ेगा, कंपिटिटिवनेस तो बढ़ेगा। इनको क्या, एमएसएमई को क्या रैपिड जो है अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, तो यस करनी पड़ेगी। बाकी को कंपीट करने के लिए अदर प्रोडक्ट से, अदर कंट्री के प्रोडक्ट से जब इंडियन मार्केट में एक्सेस उनको मिल जाएगा तो क्या कंपीट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, क्या रिस्क हो सकता है, क्या रिस्क ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस, तो यस हो सकता है। उसके बाद रूल ऑफ ओरिजिन, ये सब भी हम लोग डाल सकते हैं। तो ये सब पॉइंट हो गया। चैलेंजेस में वही अभी तक का जो दिक्कत है कि बैलेंस करना, किसमें कि हम लोग को कितना मार्केट ओपन रखना है ताकि डोमेस्टिक जो प्रोटेक्शन जो दे सके, बाकी जो लोकल जो हमारी एमएसएमई है तो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो क्या उसके बीच में और कितना ओपन करना है, तो उसका बैलेंस बिठाना पड़ेगा, और उसमें चैलेंजेस है। मैनेजिंग एग्रीकल्चर सेंसिटिवनेस, मतलब जो भी सेंसिटिव जो मार्केट है, एग्रीकल्चर है, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। फेयर, जो अभी रूल ऑफ ओरिजिन का बात कर रहा था मैं, तो वही रूल ऑफ ओरिजिन इंश्योर करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, उसके बाद एमएसएमई को वही ग्लोबल स्टैंडर्ड, लॉन्ग स्टैंड ट्रस्ट का बात है। तो ये चैलेंजेज हो गया। बिहार के लिए क्या हो गया कि अभी जैसे बिहार में आप जानते हो कि एक्सपोर्ट का ऑप्शन बिहार के लिए और बढ़ गया। जैसे यहाँ पे हमारा टेक्सटाइल ओपन हो गया। अब खुद सोचो कि 18%, तब भागलपुरी सिल्क को आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ लेदर दिख रहा है क्या, मुजफ्फरपुर से आप क्या, या ईस्ट चंपारण हो गया, तो उससे क्या, बिहटा ड्राई पोर्ट है हमारा, है ना, बिहटा ड्राई पोर्ट है, ड्राई पोर्ट। तो इसके थ्रू क्या हम लोग लेदर को, जैसे हमने रसिया को एक्सपोर्ट किया, तो यूएसए को भी कर सकते हैं। तो बिहार के लिए भी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बिहार के लिए भी लेकर के आएगा। और क्या करेगा कि एमएसएमई बिहार, अच्छा यूएस मार्केट, अच्छा बिहार का जो एमएसएमई का जो वर्थ है शायद 50 to 55, मतलब अराउंड 30 to 40 है। एक और आप चेक कर लेना कि शायद 35 के अराउंड एमएसएमई जो है लाख ओवर मतलब प्लस में ही है, मुझे जहां तक ध्यान है। तो 35 लाख प्लस जो है एमएसएमई है बिहार में अभी। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड है ना, शायद उद्यम पोर्टल पे होंगे, तो ये सब रजिस्टर्ड होगा एमएसएमई का।
चलिए ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, स्किल डेवलपमेंट का, ये सब अलाइन करने का ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ। और क्या देखोगे कि सपोर्ट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, तो ये सब बिहार का हो गया। ये आर्टिकल्स आप सब अपने आंसर में हाईलाइट कर लोगे, ये मेंशन करोगे, और वे फॉरवर्ड जो आप लोग मिस करते हो तो उसको वे फॉरवर्ड को डालोगे कि सेफगार्ड करेंगे फार्मर्स का भी इंटरेस्ट को, है ना, एक्सपैंड करेंगे, एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन करेंगे, एमएसएमई को, ये सब पे काम करेंगे और फाइनलाइज करेंगे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और कंक्लूड कर दोगे। और देखो कंक्लूड करते टाइम ना आप ये पीयूष गोयल जी का ये स्टेटमेंट डाल सकते हो कंक्लूड करने के बाद। यहाँ पे जैसे आपने कंक्लूड कर दिया कि इंडिया यूएसए ट्रेड डील बैलेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाइल फर्मली सेफगार्डिंग फार्मर्स एमएसएमई एंड नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और ये कोट आप डाल दो पीयूष गोयल जी का, द ट्रेड डीले स्ट्रेंथेंड मार्केट एक्सेस वाइल सेफगार्डिंग। जो ट्रेड डील हुई वो क्या कर रही है, तो स्ट्रेंथन मार्केट कर रही है, ठीक है, मार्केट को स्ट्रेंथ कर रही है और एक्सेस दे रही है वाइल सेफगार्डिंग क्या, इंडिया कोर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाते हुए, संरक्षण देते हुए क्या कर रही है कि ट्रेड डील मजबूत कर रही है मार्केट को। ठीक, तो ये पीयूष गोयल जी का आप डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।